मैं योगेंद्र अग्रवाल आईसीसी सीनियर ट्राई वैली सीनियर्स ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। इसकी एक खास वजह है कि हमारी चीफ गेस्ट फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जी ने हमारे प्रोग्राम में आने की मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की संगीत यात्रा पर आधारित है, जो कि हमारी आईसीसी की सीनियर मेंबर ज़ेबा रिजवी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में 1964 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और शादी के बाद वह बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी लखनऊ से। वहाँ उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए और दूसरी बात ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने कई मशहूर प्रोग्राम जारी रखे। उनमें एक था फुलवारी, सबको याद होगा कि फुलवारी भी प्रोग्राम आता था, और एक बहनों का प्रोग्राम उन्होंने बहुत बाखूबी चलाया। वह आईसीसी में हमारे यहाँ 12 साल से सीनियर मेंबर एज ए सीनियर मेंबर अपनी सेवा में योगदान देती रहती है। मैं जेबाजी से प्रोग्राम प्रस्तुत करने की गुजारिश करता हूँ। तो जेबाजी, आप आ जाइए मंच पे। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतने बड़े मजमे के सामने कुछ अपने बातें रख सकूं। उसके लिए जितने लोग हैं सबका भी मैं थैंक्स और नमस्ते सबको करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग आए अपना वक्त निकाल के और मुझे हिम्मत बढ़ाई मेरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। अहले ज़ौक़ फन सुनो, ऐसी खता कभी ना हो, ऐसी खता कभी ना हो कि जिक्र मौसीकी का हो और जिक्र रफ़ी ना हो। मेरे जूम के दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज, उनका फन एक ऐसे दरख्त की तरह है कि जिसकी छांव में मोहब्बत है, सुकून है, खुशियां हैं। नौशाद साहब ने एक बार कहा था कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में गरीबों के भी आवाज तेरी, अपनी मौसीकी पर सबको फख्र होता है ए रफ़ी, ए मेरे दोस्त आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। रफ़ी साहब के गाए हुए गीत संगीत का वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके फूलों की खुशबू ने सारी दुनिया को महका रही है और महकाती रहेगी। आइए आज इस शान की दहलीज पर सुरों के चिराग जलाते हैं। रफ़ी तेरी आवाज सी बनकर मुझे छूती है हवा, ए रफ़ी तेरी आवाज सी बनकर मुझे छूती है हवा, कोई नगमा सा फिजाओं में रवां होता है, कोई नगमा सा फिजाओं में रवां होता है। तो मैं गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अग्रवाल भाई साहब से कि आज जो हमारी थीम है इस आज की महफिल की, वो थीम जरा हमको दिखा दें कि हमारी थीम क्या है। आवाज एक अंदाज अनेक, दिलीप कुमार नैन लड़ गए हैं, देवानंद जिंदगी का साथ निभाता चला गया, राज कपूर तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, सुनील दत्त तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, प्रदीप कुमार जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, राजेंद्र कुमार बहारों फूल बरसाओ महिपाल वो जब याद आए, अशोक कुमार नाचे मन मोरा मगन टिकता धिक धिक, गुरु दत्त के झुके नैना भरत भूषण ओ दुनिया के रखवाले, राजकुमार ये दुनिया ये महफिल
बाजे। शम्मी कपूर, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, विश्वजीत, हाय हमदम मेरे, जितेंद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मनोज कुमार, पत्थर के सनम, अमिताभ बच्चन, जॉन जॉनी जनार्दन, तररम पम 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 पम, राजेश खन्ना, ये जो चिलमन है, धर्मेंद्र, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, ऋषि कपूर, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, फिरोज खान, दिले दीवाना, संजीव कुमार, खिलो शशि कपूर, परदेसियों से न अखियां मिलाना, नवीन निश्चल, गए हो जॉय मुखर्जी, दीवाने, ऐसे न बनो, संजय खान, ये पर्दा हटा दो, स्वरूप दत्त, मैं एक राजा, जगदीप, चली चली रे पतंग मेरी चली, जॉनी वॉकर, नाम मेरा अनजाना, महमूद, हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, मनमोहन कृष्ण, भक्ति भक्ति पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, ओम प्रकाश, बन कांटा बन ओ माई सन, प्रशांत, माना मेरे हसी सनम, प्रेमनाथ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, अजीत, आजा के इंतजार में, किशोर कुमार, जब है दास्तां तेरी है जिंदगी। देखा आपने, एक आवाज कितने लोगों पे फिट हुई, लेकिन मुख्तलिफ, हर एक का अंदाज अलग था। तो आज मैं आपको यही दिखाना चाहूंगी कि वॉइस क्वालिटी पर कैसे रफी ने कंट्रोल किया और कैसे हर हीरो के साथ एडजस्ट किया। हमको 50s और 60s का जो दशक था वो हमारे लिए, संगीत प्रेमियों के लिए बेहतरीन दशक था। उस जमाने में हमको बेहतरीन गाने, खूबसूरत मीठी आवाजें मिली, और उन आवाजों में एक आवाज ऐसी थी कि जो हर म्यूजिक डायरेक्टर की पसंद थी, हर हीरो की तमन्ना थी, और जिसको अगर वो कोई गाना उस आवाज में जब गा लेता था तो वो हिट होने की सनद गारंटी बन जाती थी। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि वो आवाज किसकी थी? क्या बगैर बताए आप नहीं समझेंगे कि वो आवाज किससे? जी हाँ, द वन एंड ओनली रफी, मोहम्मद रफी। ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, जो आज भी जिंदा है। रफी साहब चले गए मगर आवाज जिंदा है, और जब तक ये चांद और सूरज चमकते रहेंगे, जब तक समंदर में लहरें उठती रहेंगी, जब तक जमीन पौधे उगाती रहेगी, जब तक पहाड़ जमीन पे खड़े रहेंगे, ये आवाज जिंदा रहेगी, ये आवाज मिटने वाली नहीं है। रफी साहब के बारे में, उनकी सिंगिंग के बारे में मुझसे कहा गया है कि कुछ कहो। बड़ी अजीब सी बात है, अगर मैं आपको एक गिलास दूं, ये गिलास मैं आपको दूं और कहूं जाओ इसमें समंदर का पानी भर के ले आओ, जितना पानी है सब भर लेना, तो आप क्या कहेंगे? पागल हो गई है? ये मुमकिन नहीं है कि एक गिलास में समंदर का पानी भर लिया जाए। जिस तरह एक गिलास में आप समंदर का पानी नहीं भर सकती, एक कूजे में आप समंदर का पानी नहीं भर सकती, इसी तरह 1-1.5 घंटे में मैं रफी को कैसे आपके सामने पेश करूं? कहां से मैं वो ताकत लेके आऊं जो 1.5 घंटे में रफी साहब को आप तक पहुंचा दे? रफी साहब कब पैदा हुए, उनका क्या खानदान था, वो तो बाय द वे हम बता देंगे, लेकिन असल मकसद ये नहीं है। असल मकसद हमने जो आपको बताया, जो हमारी थीम है, वो थीम है दिसंबर 24 को 1924 में एक पंजाब के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था कोटला सुल्तान सिंह, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे गांवों में पैदा ही होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी को ध्यान भी नहीं गया किसके घर में कौन बच्चा पैदा हुआ। एक एक रात में 20-20, 25-25 बच्चे पैदा हो जाते हैं। मगर वो बच्चा पैदा हुआ और वक्त के साथ साथ गलियों में, कूचों में खेलता खेलता
बिना पढ़े लिखे अपने घूमता घामता बड़ा होता चला गया। एक दिन उस गांव में एक फकीर आया, और वो जैसे फकीर गाना गा गा के भीख मांगते ना, तो वो गाना गा रहा था, जो गाने में बड़ा अट्रैक्शन था। उस बच्चे को ना जाने क्या उसमें नजर आया कि वो उस फकीर के पास चला गया, और जब तक फकीर नजर आता रहा, चलता रहा, उसके पीछे पीछे चलता रहा, वो गाना सुनता रहा। दूसरे दिन फिर वो फकीर आ गया, फिर वो ये हुआ कि गाना सुनते सुनते उसके, फिर ये रोज का रूटीन बन गया था उस बच्चे का, कि जब वो फकीर आता था, वो गाना गाता था, तो वो बच्चा उसके पीछे पीछे चलता था, जाता था, और जहां तक गांव की सरहद थी वहां तक छोड़ के फिर वापस आ जाता था। उसके बाद गांव के जो लोग थे वो उसको घेर लेते थे, कहते अच्छा तुमने क्या सीखा सुनाओ। तो पहले तो ये मजाक मजाक बनाने की बात थी, बच्चों को मजाक बनाया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद लोगों को क्या करे, ये तो बहुत अच्छा गाता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही गाता है जैसे वो फकीर आता है गाता, कितनी अच्छी नकल कर लेता है। और इससे उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि जब रफी साहब 11 साल के थे, तो उनके पेरेंट्स ने वो गांव छोड़ के लाहौर में शिफ्ट हो गए, बिफोर पार्टीशन ये बात। तो लाहौर में शिफ्ट हो गए वो लोग, रफी साहब भी वहीं उनके साथ चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि रफी वहां जाने के बाद एक साहब थे, उनका नाम था हमीद साहब। वो रफी साहब के जो बड़े भाई थे पीर मोहम्मद साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन वो गए हुए थे अपने दोस्त से मिलने के लिए, हमीद साहब, तो उन्होंने रफी साहब को बुलाया अपने पास, जैसे बच्चा घर के बच्चे होते हैं उनको बुला के बिठाया, बेटा तुम क्या करते हो, क्या आता है, अच्छा कुछ सुनाओ। तो जैसे बच्चों से कहते हैं ना, अच्छा वो सर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसी ने कहा, किसी ने कुछ सुना दिया, तो इनसे कहा तुम्हें कुछ आता है तो सुनाओ। तो इन्होंने वो गाना सुनाया जो फकीर सुनाता था। उनको बड़ा अच्छा लगा वो गाना। उन्होंने कहा कि इसके अंदर टैलेंट है, इसको क्यों ना हम, क्योंकि उनको म्यूजिक का बहुत शौक था और म्यूजिक की नॉलेज भी बहुत थी। तो उन्होंने कहा ये वेरी टैलेंटेड बॉय, इसको किसी अच्छे उस्ताद की जरूरत है। तो वो उसको साथ लेके गए और कुछ कुछ उस्तादों से मिलाया, जैसे बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद वही खां, पंडित जीवन लाल वगैरह वगैरह, इन सब से मिलवाया उसको। तो उन सब की यही राय थी कि ही इज वेरी टैलेंटेड, और इसको एक हीरा है, इसको तराशने की जरूरत है। बहरहाल रहते रहे, चलते रहे, थोड़े उस्तादों से मिलवाया, कुछ ट्रेनिंग भी दिलवाई, उनके पास अच्छा पैसे वाले लोग थे हमीद साहब, तो उन्होंने थोड़ा पैसा खर्च करके एक आध इसके ऊपर कोशिश की कि ये इसको कुछ आ जाए। एक बार उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो एक ऐसा दिन आया कि जो रफी साहब की जिंदगी कामयाबी की तरफ जाने के लिए पहला कदम उस रोड पे था, जो रोड कामयाबी की तरफ जाती थी, उस रोड पे रफी साहब का पहला कदम। क्या हुआ, वक्त कुछ हुआ यूं कि एक लाहौर में एक फंक्शन होने वाला था, जिसमें उस वक्त के टॉप मोस्ट सिंगर एक्टर, जिनका नाम था केएल सहगल, आने वाले थे उस फंक्शन में। तो एक मार धाड़ मची हुई थी, हर एक चाह रहा था उसमें जाना, टिकट के लिए लोग लड़ रहे थे, पिट रहे थे, मार धाड़ हो रही थी। उसमें हमीद साहब को भी जाना था, हमीद साहब ने भी टिकट लिया हुआ था। तो हमीद साहब जब जाने लगे तो उन्होंने अब इसको रफी साहब को, जो कि 13 साल के बच्चे थे उस वक्त, अपने साथ ले लिया कि तुम भी चलो। रफी साहब भी चले गए। तो वहां क्या हुआ, इंडिया में आज ही कुछ नहीं होता है कि लाइट चली गई, हमेशा से होता आया है। तो उस फंक्शन शुरू होने से पहले लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो बड़ी परेशानी हुई कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि भाई लाइट, अंधेरे का इंतजाम तो हो सकता है, उस जमाने में पेट्रोमैक्स का बहुत रिवाज था, तो अंधेरे का इंतजाम तो पेट्रोमैक्स से हो गया, लेकिन माइक का क्या करें। और सहगल साहब इतने बड़े मजमे में बगैर माइक के तो गा नहीं सकते थे। तो सहगल साहब के पास एक आदमी दौड़ के गया और कहा कि आप होटल में ही रुके रहिए जब तक कि लाइट नहीं आएगी, जैसे ही लाइट आएगी हम आपको आके ले जाएंगे। खैर अब लाइट आया है, क्या आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो लोग बहुत परेशान कि क्या करें क्या करें। तो इतने में हमीद साहब ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि इससे पहले कि मजमा बेकाबू हो जाए और आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, ये मेरे साथ जो बच्चा है ये बहुत अच्छा गाना गाता है, इससे आप स्टेज पे खड़ा कर दीजिए और मजमे को कंट्रोल कर लेगा वो। तो मरता क्या ना करता, ऑर्गेनाइजर्स भी तैयार हो गया, अच्छा भी ले आओ उस बच्चे को। बच्चा आया, कौन बच्चा, कौन, क्या कहा आपने, हाँ यू आर राइट, हम रफी साहब आ गए स्टेज पे।
और स्टेज पे आने के बाद उन्होंने वही गाने जो कि उन्होंने फकीर को गाते सुना था सुनाना शुरू किया। उनकी मधुर, ये पहला वाकया था जो उनकी मधुर आवाज ने पब्लिक को बांध के रख दिया और पब्लिक खामोशी से वो गाने सुनती रही जब तक के सहगल साहब नहीं आ गए। और वो गाना सहगल साहब ने स्टेज जब तक नहीं संभाला जब तक रफी साहब करते रहे। उसी मजमे में एक साहब थे श्याम सुंदर साहब, जो कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे लाहौर में। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उससे बातचीत की, उससे पूछा, बातें की, जो भी बातें की मुझे नहीं पता क्या बातें की, बहरहाल बातचीत की और उसको अपने घर का पता दिया और कहा कि बेटा तुम मुझसे आके मिलना। इस तरह से रफी साहब का और श्याम सुंदर साहब के साथ आना जाना बातचीत हो गई। उनके साथ में उनके साथ की वजह से उसको बच्चे को यानी रफी साहब को रेडियो स्टेशन पे गाने का एक दो दफे मौका मिला, काम मिला। फिर एक पिक्चर बन रही थी गुल गुलोच, जिसका म्यूजिक श्याम सुंदर साहब दे रहे थे। तो श्याम सुंदर साहब ने उसमें रफी को गवाया पहली मर्तबा। इस गाने को लोगों ने पसंद किया मगर वो ब्रेक नहीं कहला सकता है, कुछ ज्यादा उसके बाद कोई किसी ने उसको अहमियत नहीं दी, बात खत्म हो गई। थोड़े दिनों के बाद उसने हमीद साहब बॉम्बे जाने वाले थे, तो हमीद साहब ने कहा रफी से कि बेटा अगर तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें पैसे कमाना है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी आगे कोई चांस नहीं है। तो वो बॉम्बे जा रहे थे, उन्होंने रफी साहब के वालिद से बात की, उनके फादर से, उनसे इजाजत ले ली, इसको भी लेके चले गए। और वहां जाके बॉम्बे में एक मोहल्ला है भिंडी बाजार, शायद आप लोगों ने, जो लोग गए हैं बॉम्बे जानते हैं, वो उनको मालूम है भिंडी बाजार है। वहां पर एक 10 बाई 10 की खोली मिली इनको, उसमें ये दोनों रहने लगे। और रोज का मामूल था कि ये किसी न किसी स्टूडियो में जाते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन कहीं काम बनने का कोई लाइट नजर नहीं आ रहा था कि कहीं कुछ काम बने। महबूब खान से मिले, कारदार से मिले और पता नहीं किस किस से मिले, लेकिन काम नहीं बना। एक दिन क्या हुआ कि रफी साहब किसी से मिलके स्टूडियो से बाहर आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर दास भी वहां से आ रहे हैं। तो श्याम सुंदर दास ने उन्हें पहचान लिया, उन्हें अपने पास बुलाया, लेके आए, अपने ऑफिस में बिठाया, बातचीत की। फिर उन्होंने नौशाद साहब को बुलवाया, उनसे मिलवाया, बहरहाल काफी हिम्मत अफजाई की कि तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, घबराओ मत। खैर वक्त गुजरता चला गया। तो श्याम सुंदर साहब, एक पिक्चर बन रही थी गाँव की गोरी, जिसमें श्याम सुंदर साहब को एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने, उसका नाम था, उसमें उन्होंने काम दिया उसको, लेकिन ये कि रफी साहब को एक गाना गवाया उसमें उन्होंने, लेकिन कुछ काम बना नहीं, वो आगे बढ़े नहीं। खैर उसके बाद नौशाद साहब से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था इन्होंने, तो नौशाद साहब ने फिर एक पिक्चर बना रहे थे, वो कारदार साहब एक पिक्चर बना रहे थे, उसका नाम था पहले आप। ये लखनऊ वाला पहले आप नहीं है, ये पिक्चर का नाम बता रही हूँ मैं। आप कहीं कहीं, मैं कहीं लखनऊ के ख्वाबों में चली गई, नहीं, ये पिक्चर बन रही थी, उसका नाम था पहले आप। प्रोड्यूसर थे कारदार साहब। उसमें एक गाना था जो उस वक्त के टॉप मोस्ट सिंगर एमजी दुर्रानी गा रहे थे, उसमें उनके साथ एक और आवाज की जरूरत थी। तो वो आवाज उनको, वो सोच रहे थे नौशाद साहब किसको लूं, एक और आवाज चाहिए। तो एकदम से उनको ख्याल आया क्यों ना इस बच्चे को हम चांस दे दें, शायद ये अच्छा गा ले। उसको रफी साहब को उन्होंने पहला गाना जो रफी साहब का था, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रेक था, वो था पहले आप में। वो गाना कुछ इस तरह था कि हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का ये तारा है। गाना बहुत बढ़िया था, लोगों को बहुत पसंद आया, मगर चला नहीं कुछ। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री तो हो गई, मगर गाना लोगों को चला नहीं। इस गाने से रफी साहब का नाम लोगों के समझ में आ गया कि हाँ कोई रफी है। लेकिन जो एक गाना जिसने के रफी को हिंदुस्तान की आवाज बना दिया है, वो गाना कि जिसने रफी को स्टार, सिंगर स्टार बना दिया, वो गाना था वो जुगनू फिल्म का, जो उस वक्त की द बेस्ट हीरोइन, सिंगिंग हीरोइन, द बेस्ट सिंगिंग हीरोइन नूरजहां के साथ इनको गाना था। बहुत बड़ी बात थी कि ये नूरजहां के साथ वो गाना गाएंगे। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के
सिवा क्या है यहाँ बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। देखा आपने कितनी खूबसूरती से ये गाना गाया गया है। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आज पुराने फिल्मी गानों की, हिट गानों की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 10 गानों में ये गाना आएगा। बहुत खूबसूरत गाना था। फिर क्या हुआ कि 1948 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, ये 1948 की 30 जनवरी को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, यानी महात्मा गांधी को शूट कर दिया गया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद एक सभा होने वाली थी दिल्ली में, शोक सभा, जिसके लिए राजेंद्र किशन ने एक गाना लिखा और उसको गवाने के लिए उन्होंने बहुत से सिंगर्स को तलाश किया, लेकिन किसी के पास डेट नहीं मिली। इतने बिजी 3 दिन के अंदर कौन डेट दे सकता था, नहीं मिली डेट। तो उन्होंने, क्योंकि रफी साहब नए थे, इनके पास डेट्स की कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो रिस्क ले लेते हैं, रफी साहब से गाना गवा लेते हैं। रफी साहब ने गाना गाया, म्यूजिक दिया था हंसलाल भगत राम ने। गाना गाया और ये गाना जब वहां शोक सभा में सुनाया गया, एक हंगामा मच गया। यानी शायद राजेंद्र किशन को भी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना हिट रिस्पांस उनको मिलेगा। एक हंगामा था कि क्या गाना है। उसके बाद तो ये उसके रिकॉर्ड, उस जमाने में वो रिकॉर्ड हुआ करते थे ग्रामोफोन वाले, जो गोल गोल चलते थे, हर घर में वो रिकॉर्ड बिकने लगा, बजने लगा। इतनी उसकी बिक्री हुई कि रिकॉर्ड टूट गया उसका। थोड़े दिनों के बाद पंडित नेहरू के घर में उन्होंने अपने घर में एक जाति शोक सभा रखी गांधी जी के लिए। तो उन्होंने खुद अपने हाथ से खत लिखकर, उस जमाने में फोन का इतना रिवाज नहीं था, अपने हाथ से खत लिखकर रफी साहब को भेजा और बुलाया उनको, और प्लेन के टिकट भेजे। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, प्लेन के यहाँ तो हर एक ही प्लेन से चलता है ना। उस जमाने में हर एक प्लेन से नहीं चलता था। प्लेन का टिकट भेजना बहुत बड़ी बात थी कि हम तो प्लेन से आए हैं। एक आदमी प्लेन से जाता था, 50 आदमी से छोड़ने जाते थे एयरपोर्ट पे। तो सोचिए कि रफी की क्या पोजीशन हो गई इस वक्त। तो उनको टिकट भेजा गया प्लेन का, और उनको खुद बुलाया गया, उनको ठहरने का इंतजाम किया गया। उसके बाद वही गाना उनसे कहा कि ये सुनाओ, उन्होंने फिर से वो गाना सुनाया। उसके बाद जब पहली सालगिरह हुई आजादी की, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम 48 में, फिर से उनको बुलाया गया रफी साहब को, और फिर से वही गाना सुनाने की फरमाइश नेहरू ने की। और नेहरू ने जब वो फरमाइश की तो उस गाना सुनाने के बाद नेहरू ने एक गोल्ड मेडल उनको दिया। नहीं सॉरी, गलत कहा मैंने, दिया नहीं, पहनाया, गले में खुद अपने हाथों से पहनाया। और रफी साहब ने जब मरते वक्त तक वो मेडल रफी साहब के साथ रहा, अपने पास उन्होंने रखा। और नेहरू जी से जब भी, जरा एक वो फोटो दिखा दीजिए आप प्लीज, जो नेहरू जी के साथ है, इतना खूबसूरत फोटो है कि कुछ नहीं। दोनों कितना खुश, यानी नेहरू ये समझ रहे हैं कि मैं कितना नसीब वाला हूँ कि रफी के साथ खड़ा हूँ, रफी समझ रहे हैं कि मैं कितना नसीब वाला हूँ जो नेहरू के साथ खड़ा हूँ। दोनों अपनी जगह खुश हैं। वाह भैया। अच्छा, अभी रफी साहब कभी टाइप नहीं हुए। आप ये नहीं कह सकते कि रफी साहब का या स्टाइल है, नहीं, उनका कोई कभी टाइप नहीं हुआ, कोई स्टाइल नहीं था उनका। उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं, रोमांटिक गाने हो, भजन हो, कव्वाली हो, अनपढ़ जाहिल नौजवान पर फिल्माया हुआ गाना हो, इनकलाबी गाना हो, मंचला गाना हो, क्लब सॉन्ग हो, गजल हो, कुछ भी हो, रफी साहब ने गाया है। और जिस गाने को उन्होंने गाया, ऐसा लगता था कि ये गाना बना ही इस आवाज के लिए है। अब ये लगता नहीं था कि ये गाना कोई बाहर वाला गा रहा है, लगता था ये आवाज ही इसी के लिए बनाया है। जब उसके बाद, जब पहले क्या था कि फिल्में जो थी वो साइलेंट फिल्में बना करती थी, कोई आवाज, जैसे अभी हम म्यूट कर दें तो जैसे फिल्म चलेगी ना, वैसी वो फिल्म चलती थी। उसके बाद वो जमाना आया कि जब टॉकीज बनने लगी, तो उसमें ऐसे स्टार्स लिए जाते थे एक्टिंग के लिए जो गाना गाने वाले होते थे, जैसे सुरैया जी, नूरजहां, केएल सहगल, इस टाइप के बहुत से लोग थे। तो
उसमें वो लोग गाना गाते थे। थोड़े दिनों के बाद ये हुआ कि भाई इतने लोग नहीं मिल पाते थे, ऐसे लोग के जो एक्टिंग भी करना जाने और गाने भी जाने। तो प्लेबैक सिंगर का जमाना शुरू हुआ। जब प्लेबैक सिंगर का जमाना शुरू हुआ तो रफी साहब पहले प्लेबैक सिंगर थे कि जिन्होंने ये महसूस किया कि गाना, स्टेज पे गाना एक अलग चीज है, ड्रामों में गाना, नाटक में गाना एक अलग चीज है, क्योंकि उस वक्त गाने वाले का और पब्लिक का आपस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता था। वो गाता जो गाता था, पब्लिक उसको देखती थी, समझती थी कि ये गाना फलां शख्स गा रहा है। लेकिन जब फिल्मों में गाना का आया और प्लेबैक सिंगर हुआ तो रफी साहब ने सोचा कि हर एक्टर की आवाज अलग होती है, हर एक्टर का स्टाइल अलग होता है, हर एक्टर का की वॉइस क्वालिटी अलग होती है, तो हम एक ही वॉइस क्वालिटी को हर एक्टर पे कैसे फिट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए ये सोचा कि इसको गौर किया, समझा, पहचाना हर एक्टर को उन्होंने कि किस तरह से कौन क्या करता है, किस तरह से गाने गाता है, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला, उस एक्टर की आवाज में अपनी आवाज को ढाला। और इसीलिए हर गाने में उनकी आवाज हमको डिफरेंट मिलती है। तो आप ये देखिए, मैं आपके सामने थोड़ी, जाहिर है मैं हर एक्टर के ऊपर तो नहीं मैं करती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी अकल है, ना मेरे पास इतना दिमाग है, ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं हर एक्टर को आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन थोड़े बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लाऊं। आप देखिए कि कैसे रफी साहब अपनी वॉइस, अपनी आवाज की वॉइस क्वालिटी चेंज करते हैं। उनका एक गाना है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा हो नहीं। इसमें म्यूजिक दिया है जयदेव ने और पिक्चराइज किया गया है देवानंद और साधना के ऊपर। तो ये गाना जब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप एक पॉइंट आपसे कहूंगी, उसको ध्यान में रखने के बाद ये गाना आप देखिएगा। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग से निकल गया तो फिर गाने में मजा नहीं आएगा। उसमें एक लाइन है, हवा जरा महक तो ले, हवा जरा महक तो ले, और दूसरा है नशे के घूंट पी तो लूं। इन दोनों जुमलों पर जिस तरह से रफी ने जितनी सॉफ्टली उसको गाया है और जिस तरह से देवानंद ने उसको एक्ट किया है, उन दोनों को मैच करके आप देखिएगा, तब आप देखेंगे कि हाँ, इसको कहते हैं वॉइस क्वालिटी का चेंज करना है। जरा आप प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी, ये गाना दिखा दीजिए हमें। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, आप बताइए, मैं सच कर रही हूँ कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। कितना वाह, खूबसूरत बहुत बात है। beautiful। अच्छा, अभी और आगे बढ़ती हूँ। एक गाना है मेरे महबूब फिल्म का, जिसको राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। और उसमें जो आवाज में ठहराव है,
खास तौर से जब वो कहता है तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ऐसा लगता है कि ये जो शख्स गा रहा है वो इतना मायूस हो चुका है अपने महबूब को हासिल करने के लिए, मायूस है कि वो नहीं हम मुझे मिलेगा, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे नहीं मिलेगा। तो वो कसम दे रहा है कि तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मुझे मेरे सामने आ जा, मुझे बता दे तू कहाँ है। तो जरा इस गाने का अंदाज देखिए, फिर उसके बाद मैं और कुछ कहूंगी। पहले मैं गाना आपको दिखाता हूँ। मेरा फेवरेट गाना है ज़ेबा जी। ये मेरे ख्याल में सबका ही फेवरेट है ये गाना। आपने रहस्य निकाल दिया मेरा सर। तुझे जरा ठहराव देखिए आवाज का। मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। एक बार ओपी नैयर साहब ने कहा था कि रफी अपने गाने से हीरो का आधा काम कर देते हैं, यानी उनका गाना जो होता है वो अपने आप सुनने वाले को पता चल जाता है कि ये कौन गा रहा है। एक बार मैं देख रही थी, एक इंटरव्यू कहीं आ रहा था जावेद अख्तर का, तो उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया कि हम लोग कॉलेज कैंटीन में बैठे हुए थे कि रेडियो पे गाना आया कि नई फिल्म का गाने आ रहा था, तो एकदम से हम लोगों ने सुना और हमने पूछा क्या दिलीप कुमार की कोई नई पिक्चर आ रही है? तो दूसरे ने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले ये तो गाना दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया हुआ है लगता है। यानी ये थी रफी की कामयाबी की सनद कि उस जमाने के नौजवान पहचान जाते थे ये गाना किस पे फिल्माया गया होगा। तो इस गाने को सुन के पूरी उसकी रोमानियत हमारे सामने आ जाती है कि कितना कोई आशिक। अच्छा, इसी दिल राजेंद्र कुमार के ऊपर, हीरो चेंज नहीं हुआ है, राजेंद्र कुमार के ऊपर, लेकिन एक और गाना भी आप देख लीजिए इसी राजेंद्र कुमार की आवाज में, मगर क्वालिटी चूंकि रोल बदल गया है तो वॉइस क्वालिटी भी बदल गई है। तेरी प्यारी 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 सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। देखा आपने? क्या कोई कह सकता है ये सेम वही रफी है जिन्होंने वो गाना गाया था और यही रफी है ये?
क्योंकि रोल चेंज हुआ, आवाज चेंज हो गई।